कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर हमेशा किसी न किसी कब्जे में रहा है। कभी ये कब्जा गैंगस्टर का होता है, कभी सियासी पार्टियों का और कभी खुफिया एजेंसियों का। 1978 से एपीएमसी बनाई, उसके बाद महाजिर कौमी मूवमेंट, फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उनका चाहने वाला कायद एक ही था, वो अल्ताफ हुसैन। और आज यहाँ फैसले अदालतों में नहीं बल्कि गलियों और मोहल्ले के रास्तों में होते हैं। जिसके पास हथियार होते हैं उसी की बात चलती है। कराची में सबसे ज्यादा ताकत वो लोग रखते थे जो कानून की पाबंदी करने के बजाय उसे तोड़ते थे, और आज भी हालात वही हैं। शहर इस तरह चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, कराची कौन चला रहा है। लियारी कराची का एक कदीम और तारीखी इलाका है। कभी ये इलाका बॉक्सिंग, फुटबॉल और खेलों के लिए मशहूर था, लेकिन वक्त के साथ क्राइम ने इसकी सकावत को डुबा दिया। उस दौर में हर इलाके का अपना कंट्रोल होता था। लियारी, मलीर, कोरंगी, चौरंगी, हर जगह का अपना पास होता था। कराची में क्राइम अचानक नहीं आया, बल्कि इसकी बुनियाद रखने वाले चंद बड़े लोग थे, जिनमें से एक रहमान डाकू था, सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जो लियारी का रिहायशी था। पूरे शहर में अपना नाम बना चुका था। क्राइम इसके खून में था। उसका वालिद और उसका चाचा सन 1960 में ड्रग्स में शामिल थे। वालिद को देखकर रहमान भी कम उम्री में बड़ी सरगर्मियों में शामिल हो गया। सिर्फ 13 साल की उम्र में रहमान ने किसी को चाकू मार दिया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसने अपनी माँ को भी कत्ल किया, क्योंकि वो किसी राइवल गैंग के मेंबर से ताल्लुक़ रखती थी। रहमान की असल शोहरत 2001 के बाद शुरू हुई, जब उसने पीपल्स अमन कमेटी बनाई। उसके तहत वो ड्रग्स, बत्ताखोरी, हथियारों के कारोबार और दीगर गैरकानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस रहा। लियारी के कुछ लोग उसे हीरो भी मानते थे, क्योंकि वो अक्सर मुकामी लोग के काम भी करता था, लेकिन कुछ के लिए वो सिर्फ एक गैंगस्टर था, जिसका असर व सुरुख दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। दूसरी तरफ फायजू मामा, रहमान का दूर का रिश्तेदार, एक बस स्टॉप पर वो काम करता था। वो बसों के आने जाने का वक्त नोट करता था। एक बस स्टॉप पर टाइम कीपर के तौर पर काम करता था। कई साल बाद उसने खुद अपना ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू कर लिया। बिजनेस के असूल ये थे, हर माह पुलिस, गैंगस्टर और इलाके के दीगर सरपरस्तों को हफ्ता देना जरूरी था। उस वक्त लियारी गैंग का सरपरस्त रहमान डाकू था। फाइजू मामा हर माह 15,000 रुपये देता था। वक्त के साथ उसकी रकम में इजाफा होता गया। ये बता निज़ाम दरअसल एक प्रोटेक्शन सिस्टम था। जो भी अपने कारोबार से ये पैसा देता, गैंग मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा रहता। वक्त के साथ रहमान का असर व सुरूख कम होना शुरू हुआ, और उस दौरान गैंग्स भी उभर रही थी। उनमें से एक थे अरशद पप्पू। अरशद पप्पू ने फैसला किया कि वो भी अपना राज कायम करेगा और फायजू मामा को हफ्ता देने के निज़ाम पर कब्जा करेगा। जब फायजू मामा ने साफ इनकार किया, तो अरशद पप्पू ने उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया, ताकि अपने असर व सुरूख को बढ़ा सके। कुछ महीने बाद अरशद पप्पू ने फायजू मामा को अगवा किया और कत्ल कर दिया, और जिम्मेदारी कबूल की कि उसने ये इसलिए किया क्योंकि फायजू मामा ने हफ्ता देने से इनकार किया। दूसरी तरफ 9 अगस्त 2009 को पुलिस के एक इनकाउंटर में रहमान डाकू मारा गया। उसके बाद उसकी जगह उज़ैर बलोच ने ले ली, और उसके वालिद के कत्ल का बदला लेने के लिए तैयार था। अब गैंगवार एक नए मरहले में दाखिल हो गया। हर गली, हर बिल्डिंग, हर कारोबार उज़ैर की इजाज़त से चलता था। हर काम के लिए अलग शख्स मुकर्रर था। कोई पैसे जमा करता, कोई फायरिंग स्क्वाड चलाता, और कोई पुलिस के साथ सेटिंग करता। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उज़ैर सियासत से जुड़ा हुआ था। पीपल्स पार्टी के लोग उसे सपोर्ट करते थे, और इंतखाबात भी उसकी मर्जी के मुताबिक होते थे। उज़ैर के खिलाफ 200 से ज़्यादा केसेस थे। अगवा, कत्ल, जलाना और दुश्मनों को सड़क पर गोली मारना मामूल की बात थी, लेकिन उसके बावजूद वो बिला खौफ शहर में घूमता रहा, क्योंकि उसके पीछे सियासी हिमायत थी। अरशद पप्पू के खिलाफ उज़ैर ने पुलिस के साथ सेटिंग की और उसे गिरफ्तार करवाया। फिर उज़ैर ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अरशद पप्पू को लियारी की गलियों में बेरहमी से कत्ल कर दिया। लोगों ने देखा कि उज़ैर ने अरशद पप्पू के कान काट दिए, सर अलग कर दिया और जिस्म से फुटबॉल खेलकर अपनी कुव्वत का इजहार किया। ये कोई फिल्म का मंजर नहीं, बल्कि हकीकी वाक़या था। उस दौरान कराची के दूसरे बड़े इलाकों में MQM भी मजबूत थी। उसकी बुनियाद अल्ताफ हुसैन ने लंदन से रखी थी। शुरू में लोगों ने MQM को सपोर्ट किया, लेकिन बाद में पार्टी ने भी गैर कानूनी सरगर्मियाँ शुरू हो गईं। लोगों को धमकाया जाता था,
हफ्ता लिया जाता था और टारगेट किलिंग की जाती थी। 2013 में हुकूमत ने रेंजर्स को पूरा इख्तियार दिया कि वो इन जराइम पेशा अफराद को काबू करें। कराची ऑपरेशन शुरू हुआ। पहले छोटे छोटे रेड्स हुए, फिर बड़े नेटवर्क का सुराग लगाया। लियारी में उज़ैर बलोच को दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया। MQM के दफ्तर पर भी छापे मारे गए और गैर कानूनी हथियार बरामद हुए। इस ऑपरेशन के बाद कराची में क्राइम रेट में कमी आई, लेकिन निज़ाम की बुनियाद वहीं रही। आज के कराची में गैंगस्टर फिटे पुराने कपड़ों में नहीं बल्कि सूट्स और लग्जरी कार में दिखाई देते हैं। क्राइम गलियों में नहीं बल्कि दफ्तर और डिजिटल अकाउंट के जरिए होता है। नई माफिया ग्रुप्स ने शहर पर कब्जा कर लिया है। वाटर टैंकर माफिया, लैंड ग्रैबिंग माफिया और रियल एस्टेट के बड़े खिलाड़ी। कुछ मीडिया के लोग भी उन माफिया ग्रुप्स के साथ शामिल हैं जो पैसा लेकर खामोश रहते हैं। अब सब कुछ कानूनी लगता है, लेकिन अंदर से निज़ाम वहीं पुराना है। इसमें फंसते हैं आम लोग जो सिर्फ सुकून और एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं। कराची को न पुलिस चलाती है न सियासत। कराची को ताकत के दबाव से चलाया जाता है, कभी हथियार के ज़रिए, कभी वोट के ज़रिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें।